बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 36, चैप्टर नंबर 13, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। चैप्टर नंबर 13 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन किए थे फॉर द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स के लिए, और इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए हमने क्वेश्चन किए थे। आज जो हम लोग केस करने जा रहे हैं, हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन के लिए ही, लेकिन डिपेंडेंट सैंपल के लिए। अब डिपेंडेंट सैंपल और इंडिपेंडेंट सैंपल में क्या डिफरेंस होता है। इंडिपेंडेंट सैंपल के अगर आप कोई से भी दो इंडिपेंडेंट सैंपल लेते हो तो एक सैंपल आपने कहाँ से लेना है, दूसरा कहाँ से लेना है, कितने नंबर आपने सेलेक्ट करने हैं, ये आपस में टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। सैम्पल साइज़ इन 1 और सैम्पल साइज़ इन 2 इक्वल ना भी हो, डिफ़र भी कर सकते हैं। जबकि डिपेंडेंट सैम्पल जो होता है वो एक सैम्पल दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। और दूसरी बात ये कि इसमें जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे, वी हैव यूज इंडिपेंडेंट सैम्पल इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट टू मीन्स वी हैव यूज्ड इंडिपेंडेंट सैम्पल बट देयर आर मैनी सिचुएशन। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी होती हैं इन विच टू सैम्पल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, जिसके ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके सैम्पल जो हैं वो इंडिपेंडेंट ना हो। दिस हैपेंड व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर फाउंड इन पेयर्स। अच्छा, जब आपके ऑब्जर्वेशंस पेयर में मिलती हैं तो इस केस में आपके डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर उनके दरमियान आ रहा होता है। पेयरिंग अकर्स आइदर नेचुरली और बाय डिज़ाइन, यानी ये नेचुरली भी पाई जाती है और समटाइम हम इसको डिज़ाइन भी करते हैं। वी जस्ट सिंपली फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच पेयर। हम इनका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। वी जस्ट टेक द डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर, यानी हम जस्ट उनको सब्ट्रैक्ट करके उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर देते हैं। ट्रीट द डिफरेंसेस एज आ रैंडम सैम्पल। फिर हम लोग क्या करते हैं, उन डिफरेंसेस को हम एज आ रैंडम सैम्पल कंसीडर करते हुए कि दैट रैंडम सैम्पल टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन एंड अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन, वी परफॉर्म आ वन सैम्पल टी टेस्ट ऑन देम, यानी हम टी टेस्ट उस पर परफॉर्म करते हैं। और दिस इज़ कॉल्ड पेयर टी टेस्ट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेयर टी टेस्ट। अच्छा, पेयरिंग समटाइम इस तरह से भी अक्कर होती है। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट ऑब्ज़र्व करना है, ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपने एक डाइट प्लान है, उसको फॉलो करने के बाद आपका वेट इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, वेट उस डाइट का इफ़ेक्ट देखने के लिए आप रैंडमली कुछ पर्सन जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद उनका वेट जो है वो मेजर करेंगे। उसके बाद उन्हें वो अपना डाइट प्लान या अपनी डाइट जो है पर्टिकुलर उन्हें देंगे, वो उसको यूज़ करेंगे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक या 1 मंथ, 2 मंथ। उसके बाद फिर दोबारा से आप उसका उन्हीं लोगों का आप दोबारा से वेट करोगे, और फिर आप ऑब्ज़र्व करोगे कि वेट इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ है। इस तरह का जब केसेस होते हैं तो इसमें बिफोर एंड आफ्टर के जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं एक्चुअली दे आर डिपेंडेंट, ठीक है। तो बिफोर एंड आफ्टर की जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी ये पेयर्ड में आएंगी। इस तरह का भी जब डाटा आपके पास मौजूद होता है तो ये डिपेंडेंट सैंपल कंसीडर किया जाता है। करते हैं एग्जाम्पल इसके प्रोसीजर की तरफ, कि प्रोसीजर हम लोग किस तरह से फॉलो करते हैं। अच्छा, इसकी हाइपोथेसिस यहाँ पे मैंने डी में शो की हुई है, डी फॉर डिफरेंस, यानी आपने जो अभी बात आपको बताई गई है दोनों का डिफरेंस लेके हम डिफरेंस को एज आ रैंडम सैंपल कंसीडर करते हैं। तो म्यू डी जो है वो डिफरेंस को शो कर रहा है। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिंपली म्यू 1 और म्यू 2 में ही आप इसको लिखें, इसको राइट करें। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें म्यू 1 और म्यू 2 से ही हम लोग इसको शो करेंगे। अच्छा, उसके बाद इक्वल, नॉट इक्वल, लेस और ग्रेटर और लेस, वही 3 केसेस हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। हाइपोथेसिस फार्मूलेशन में हाइपोथेसिस फार्मूलेट करने में कोई डिफरेंस नहीं है, जो हम पीछे प्रोसीजर यूज़ करते आ रहे हैं वैसे ही हम इसको फार्मूलेट करेंगे जो और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हुए, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी उसी तरह से जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा वो आप यूज़ करेंगे। अगर नहीं दिया गया तो 5% ऑटोमेटिकली आपने यूज़ कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग टी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। रीज़न ये है कि एक तो आप जब डिपेंडेंट सैंपल लेते हैं तो उसकी तादाद जो होती है वो कम होती है, ठीक है, और उनकी पेयरिंग्स में लेस देन 30 ही ऑब्जर्वेशन होंगे, तो यहाँ पे हम लोग टी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। और दूसरी बात ये कि सैम्पल वेरिएंस उसमें गिवन नहीं होगा, आपने उस डाटा सेट को यूज़ करते हुए ही आपने सैम्पल वेरिएंस उसका कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्स बार नहीं है, यहाँ पे डी बार लिखा हुआ है, माइनस म्यू डी डिवाइडेड बाय एस टी और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट। अच्छा, डी कौन सा वेरिएबल होगा, जो आपके पास पेयर्स वैल्यूज़ आएंगी, पेयर्ड वैल्यूज़ आएंगे, आपने जस्ट उनका डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस लेने के बाद जो आपके पास नया कॉलम बनेगा वो डी से आपने डिनोट करना है, तो डी इज़ अ न्यू वेरिएबल। तो आपने डी बार उसी तरह से मालूम करना है, डी का स्टैंडर्ड डेविएशन उसी तरह से मालूम करना है, तो उसके बाद इस टी स्टैटिस्टिक्स में सब्स्टिट्यूट कर देना है। उसके बाद है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन उसी तरह से लिखेंगे, आपका क्रिटिकल रीजन एसोसिएट करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साइन को देखते हुए आपने अपना क्रिटिकल रीजन इनमें से एक सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस उसी तरह से करेंगे। अगर आपका टी कैलकुलेटेड आंसर रिजेक्शन रीजन में फॉल करेगा तो आप रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद है एग्जाम्पल है 13.26 एग्जाम्पल। A class of 8 students were given a test in statistics and the marks obtained were, ठीक है, they were given a month's coaching and a test of equal difficulty was given at the end of the coaching, और the marks obtained at this test were, test the hypothesis that the mean marks are equal at the 5% level of significance। अच्छा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कह रही है आपको कि 10 स्टूडेंट्स हैं जिनसे एक स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट कंडक्ट किया गया और उनके मार्क्स उन्होंने नोट किए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एक कोचिंग उन्हें यानी ट्यूशन पढ़ाई गई है 1 महीने के लिए, और उसके बाद दोबारा इक्वल डिफ़िकल्टी का उनसे टेस्ट लिया गया और उनके अगेन जो मार्क्स आए हैं वो दोबारा शो किए गए हैं, ठीक है। अब क्योंकि स्टूडेंट सेम है 8 और उनको ऑब्जर्व किया गया है 2 दफ़ा, बिफोर एंड आफ्टर का केस आ गया, ठीक है, तो ये आपका टी पेयर स्टैटिस्टिक्स इस पे अप्लाई की जाएगी और ये आपका पेयर डाटा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जो है बिफोर एंड आफ्टर का केस में आपने कॉलम वाइज आपने लिख लेना है इसको। 83 सारे जो 8 स्टूडेंट के मार्क्स हैं और आफ्टर में जो है सारे स्टूडेंट के मार्क्स आपने लिख लिए हैं, ठीक है, कॉलम वाइज। उसके बाद फर्स्ट स्टेप है फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस μ1 इक्वल्स μ2, यानी बिफोर एंड आफ्टर के जो एवरेजेस हैं वो सेम है या नहीं सेम है, क्योंकि इक्वल को उन्होंने कहा है कि आप टेस्ट करें तो हम इक्वल और नॉट इक्वल को H0 और H1 में रखेंगे। अल्फा आपको बताया गया 5%, सो अल्फा इज 0.05। टी स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे फार्मूला डी बार माइनस म्यू डी, ठीक है। ये म्यू डी बेसिकली ये इन दोनों के डिफरेंस को शो कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के दे आर इक्वल, सो म्यू डी इज इक्वल्स टू 0। और एस डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी और डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट। उसके बाद 4 स्टेप कैलकुलेशन में हम लोग जाएंगे। कैलकुलेशन में आपने सबसे पहले कॉलम वाइज अपने डाटा सेट को लिख लेना है, बिफोर एंड आफ्टर में डी फाइंड आउट करना है, बिफोर में से आफ्टर आपने माइनस कर देना है, ठीक है। आप 83 में से 78 माइनस करेंगे, 5 आंसर आ रहा है, 74 0, 67 माइनस 63 4 आंसर आ रहा है, 64 माइनस 66 माइनस 2 आंसर आ रहा है। सिमिलरली आपने ये सारे डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के बाद इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या फाइंड आउट किया है, पहले मैं डी बार फाइंड आउट करूंगी। डी बार कैसे आएगा, समीशन डी बाय एन, यानी समीशन डी डिवाइडेड बाय एन, 8 पे इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ रहा है 2, सो डी बार का आंसर क्या आ रहा है 2, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने डेविएशन फॉर्म वाला फार्मूला यूज़ किया है, समीशन डी माइनस डी बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम मैंने फाइंड आउट किया है डी माइनस 2 और उसका फिर देन होल स्क्वायर। एक्चुअली 2 जो है वो आपका डी बार है, सो डी बार लिखने के बजाय मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है। 5 माइनस 2 करेंगे, आंसर इज 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह से ये सारा कॉलम फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद मैंने इसको ऐड कर लिया, आंसर क्या आ गया है 50। ये समीशन जो है इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेशन के बाद ये आपका आंसर आ रहा है 2.67, ठीक है। और एन जो है आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि एन आपका कितना है 8, आपके पास स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 8, तो एन आपका क्या हो गया 8। उसके बाद टी स्टैटिस्टिक्स में आपने सारे कैलकुलेशंस आपने सब्स्टिट्यूट करनी है और कैलकुलेशन के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.12।
ये आपका कैलकुलेटेड आंसर है। उसके बाद आपने रीजन ऑफ क्रिटिकल रीजन यहाँ पे लिखना है, रिजेक्ट एच नॉट इफ टी कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर इक्वल्स टी अल्फा बाय 2 n माइनस 1। अल्फा बाय 2 और n माइनस 1 पे आपने टेबल इसकी वैल्यू देखी है, वो आ रही है 2.365। 6 स्टेप में आपने कैलकुलेटेड आंसर और टेबल आंसर को कंपेयर करना है। अच्छा, 2.12 इज लेस देन 2.365। अब ये जो साइन है ये आपने कंपेयर करना है 6 और 5th स्टेप का, दोनों ऑपोजिट साइन आ रहे हैं। क्यों? सिर्फ 5th स्टेप में ग्रेटर देन साइन है और 6th स्टेप में लेस देन साइन है। तो जब आपके साइन डिसमैच कर देंगे तो आपने लिखना है हेंस फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नोट। इसका मतलब ये कि हम क्या करें, एच नोट को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट का मतलब ये कि उनकी एवरेज परफॉर्मेंस जो है बिफोर एंड आफ्टर में सेम है। वी मे कंक्लूड दैट द मीन मार्क्स ऑफ द टू ग्रुप्स आर इक्वल, यानी कोचिंग इज नॉट इफेक्टिव। कोचिंग से पहले भी उनके जितने मार्क्स आ रहे थे, कोचिंग के बाद भी उनके उतने ही मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 13.27। The following data give pair yield of two varieties of wheat. Each pair was planted in a different localities and the data is here. ये आपके पास वैरायटी 1 और वैरायटी 2 है और ये पेयर यील्ड का डाटा है आपके पास। और टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन यील्ड्स आर इक्वल, ये आपने इक्वल को टेस्ट करना है। सो आपकी एच नोट जो होगी वो μ1 इक्वल्स μ2 हो जाएगी और इसके अल्टरनेटिवली h1 जो लिखेंगे μ1 इज़ नॉट इक्वल्स टू μ2। अल्फ़ा आपको क्वेश्चन में मेंशन है, अल्फ़ा 5% आपने यूज़ करना है। टी स्टैटिस्टिक्स उसी तरह से आप लोग यूज़ करेंगे, डी बार माइनस म्यू टी डिवाइडेड बाय एस टी डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर रूट। उसके बाद कैलकुलेशन में वैरायटी 1 वैरायटी 2 को आप लिख लेंगे उसी तरह से। उसके बाद डी लिखेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस लेंगे वैरायटी 1 का वैरायटी 2 के साथ, आपने डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस लेने के बाद आपने डी कॉलम को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने डी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है और डी स्क्वायर को भी, डी स्क्वायर के कॉलम को भी ऐड कर लेना और ये आपके पास समीशन डी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद आपने डी बार फाइंड आउट करना है समीशन डी को यूज़ करते हुए और एस टी फाइंड आउट करना है। डेविएशन फॉर्म को खोलने के बाद इसका ओपन फॉर्म वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे और आफ्टर कैलकुलेशन आपका जो एस टी का आंसर आ रहा है वो 1.317 आ रहा है। एन आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 है आपका एन और टी स्टैटिस्टिक्स में ये सारे कैलकुलेटेड आंसर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन योर टी कैलकुलेटेड आंसर इज़ -6.723। अब ये नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर कर देना है कंपैरिजन करते हुए, क्योंकि ये आपकी जो हाइपोथेसिस है ये टू टेल है, ठीक है। H1 जो है μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2 के केस में अगर आपकी टी स्टैटिस्टिक्स का आंसर नेगेटिव भी आता है तो आप उसे पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। क्रिटिकल रीजन रिजेक्ट एच नॉट इफ़ टी कैलकुलेटेड मॉड ग्रेटर इक्वल्स टी अल्फ़ा बाय 2 n माइनस 1। अल्फ़ा बाय 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ आप टेबल वैल्यू फाइंड आउट करोगे जो कि आपकी आ रही है 2.26। अब आपने इस टेबल आंसर को और अपने कैलकुलेटेड आंसर को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद 6.723 इज़ ग्रेटर देन योर टेबल आंसर, ठीक है। तो ये साइन आपका यहाँ पे क्या आया, ग्रेटर देन। अब इस ग्रेटर देन साइन को आपने कंपेयर करना है 5th स्टेप के साइन के साथ जो कि वहाँ पे भी आपका ग्रेटर देन साइन है। तो साइन आपके दोनों मैच हो गए, हेंस फॉल इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट एंड मे कंक्लूड दैट और द मीन यील्ड्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि आपने अपनी हाइपोथेसिस एच नोट जो है वो रिजेक्ट कर दी है। रिजेक्ट कर दी है तो इसका मतलब ये कि आपने एक्सेप्ट किया, क्या किया है H1। सो आपकी मीन यील्ड जो है वैरायटी की वो इक्वल नहीं आ रही। नेक्स्ट एग्जांपल है 13.28। ए सर्टेन स्टिमुलस इज टू बी टेस्टेड फॉर इट्स इफेक्ट्स for its effect on blood pressure. 12 men have their blood pressure measured before and after the stimulus. अच्छा, ये 12 जो मैन हैं उन्होंने ब्लड प्रेशर अपना मैयर किया है बिफोर एंड आफ्टर में। बिफोर एंड आफ्टर की वजह से ये डाटा आपका है पेयर डाटा। इज़ देयर रीज़न टू बिलीव दैट द स्टिमुलस वुड ऑन द एवरेज रेज द मीन ब्लड प्रेशर बाय 5 पॉइंट। यूज़ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है बाय 5 पॉइंट से, रेज दी, ठीक है। और बाय 5 पॉइंट्स मीन्स आफ्टर में इंक्रीज़ हो रहा है, तो आफ्टर को पहले रखेंगे μ2 माइनस μ1,
इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू 5, इसका क्या मतलब होगा कि ब्लड प्रेशर 5 नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। 5 नंबर से भी इंक्रीज़ हो सकता है और इससे ग्रेटर में भी जाएगा तो वो इंक्रीज़ में ही आएगा, रेस का वर्ड यूज़ हुआ है। अच्छा, उसके अल्टरनेटिवली H1 जो है हम उसको स्टेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल साइन है तो यहाँ पे लेस देन 5 आ जाएगा, ठीक है। अल्फ़ा आपको क्वेश्चन में मेंशन है 5% यूज़ करेंगे। टी स्टैटिस्टिक्स आप उसी तरह से यूज़ करेंगे जो आप लास्ट क्वेश्चन में यूज़ करते आ रहे हैं। कैलकुलेशन में डी बार आप कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर माइनस बिफोर को माइनस करेंगे। आफ्टर को हम इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि हाइपोथेसिस में μ2 पहले है तो μ2 पहले रख के और बिफोर को बाद में रखेंगे। डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद डी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे और देन हम इसका टोटल कर लेंगे, ठीक है। टोटल करने के बाद आप डी बार फाइंड आउट कर लोगे। समीशन डी को एन पे डिवाइड करने के बाद आपका डी बार का आंसर आ रहा है 1.83। एन आपको 12 है, एन आपका 12 है। उसके बाद एस डी आपने फाइंड आउट करना है। एस डी का हमने डेविएशन के बगैर वाला ओपन फॉर्म वेरिएबल फॉर्म वाला फार्मूला लगाया है और हमने समीशन डी भी फाइंड आउट कर लिया है, समीशन डी स्क्वायर भी फाइंड आउट कर दिया है। इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन आपका आंसर आ रहा है 5.828। उसके बाद टी स्टैटिस्टिक्स में सारी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। आपकी टी कैलकुलेटेड आंसर आ रहा है -1.884। उसके बाद क्रिटिकल रीजन आप लोग लिखेंगे रिजेक्ट H0 इफ़ टी कैलकुलेटेड इज़ लेस देन -t अल्फ़ा एंड -1 अल्फ़ा यूज़ करेंगे क्योंकि आपकी जो H1 है लेस देन वाली है तो माइनस साइन के साथ आएगी और अल्फ़ा के साथ आएगी। बाय यूजिंग टेबल आपका टेबल आंसर आ रहा है -1.796। दोनों आंसर्स को कंपेयर करेंगे। अब इस दफ़ा हम नेगेटिव को पॉजिटिव कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे वन टेल है, ठीक है। वो जो मैं नेगेटिव को पॉजिटिव लेने के लिए कहती होती हूँ वो सिर्फ उस केस में जब आपकी H1 में नॉट इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद -1.884 इज़ लेस देन -1.796 क्योंकि दो नेगेटिव वैल्यू को जब आप कंपेयर कर रहे हो तो दोनों नेगेटिव में जो छोटी होती है वो लार्जर कंसीडर की जाती है। इसका अब आपने क्या करना है, इस साइन को कंपेयर करना है। यहाँ पे लेस देन साइन है जबकि यहाँ पे भी लेस देन साइन है, साइन मैच हो गए हैं, फॉल इन रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। आप अपनी H0 को जो है वो रिजेक्ट कर रहे हो, मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग H1। इसका मतलब ये है वो मे कंक्लूड दैट दिस स्टिमुलस डज नॉट रेज दी ब्लड प्रेशर बाय 5 पॉइंट। इसका मतलब ये कि वो इंक्रीज नहीं कर रहा 5 पॉइंट से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 13.29। इट इज़ क्लेम दैट अ न्यू डाइट विल रिड्यूस अ पर्सन वेट बाय 10 lbs ऑन द एवरेज इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक, ठीक है। द वेट ऑफ 7 person हु यूज दिस डाइट वर रिकॉर्डेड बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर की वजह से ये आपका पेयर डाटा है। टेस्ट दिस क्लेम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। एज्यूम दैट दी population of weight before and after are approximately normally distributed। अच्छा, क्लेम क्या किया गया था कि रिड्यूस करती है पर्सन वेट को बाय 10 lbs, ठीक है। रिड्यूस मीन्स लेस देन 10, यानी μ1 माइनस μ2 आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 10 आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से क्योंकि रिड्यूस इसीलिए ऐसे करेगी ना, आफ्टर का वेट कम होगा तो बिफोर का वेट ज़्यादा होगा, सो μ1 माइनस μ2 इज़ लेस देन 10 और लेस देन यहाँ पे आ रहा है तो इसके ऑपोजिट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको क्वेश्चन में मेंशन है। टी स्टैटिस्टिक्स उसी तरह से यूज़ करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर का डाटा दिया हुआ है, डी फाइंड आउट कर लेंगे बिफोर माइनस आफ्टर, उसके बाद डी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद कॉलम टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। कॉलम टोटल आपके पास आ जाएंगे, इनको यूज़ करते हुए आप अपना डी बार कैलकुलेट करोगे और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे। उसके बाद टी स्टैटिस्टिक्स में सारी इन्फॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट करोगे और टी स्टैटिस्टिक्स का कैलकुलेटेड आंसर आ रहा है -0.910। क्रिटिकल रीजन लिखोगे, लेस देन की वजह से आपका क्रिटिकल रीजन लेस देन -d अल्फ़ा n -1 के साथ आएगा। यहाँ पे आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम bn -1 यूज़ करनी है, ये 2 सैम्पल कंसीडर नहीं करने। डी को आपने एज एक सिंगल सैम्पल के तौर पे कंसीडर करना है।
उसके बाद टेबल वैल्यू जो आ रही है -1.943 और इसको आपने कंपेयर करना है आपने कैलकुलेटेड आंसर के साथ, दोनों नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव में जो स्मॉलर होती है वो बड़ी होती है, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आएगा। अब इस साइन को आपने कंपेयर करना है फिफ्थ स्टेप के साइन के साथ, ये ऑपोजिट में जा रहा है, हैंस फॉल इन एक्सेप्टेंस रीजन एंड वी एक्सेप्ट एच नोट, और हम अपनी एच नोट को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद देन लास्ट में ये होमवर्क के लिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए हैं, एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है।